Hey everyone, hope you all doing fine. Very warm, divine, and sublime good morning, good afternoon, one and all present here. So, in this lecture, we're going to study financial management. And in financial management, basically, we have two subtopics in Unit 1. And it's all about ki there is a complete trick to remember it. क्योंकि हम लोग शुरू से टेक्निकल सब्जेक्ट्स कवर करते हुए आ रहे हैं, लाइक इन द प्रीवियस चैप्टर्स ओनली वी हैव स्टडीड अबाउट यूजेबिलिटी डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट वाइब ऑफ चैप्टर की फाइनेंस के बारे में पढ़ना हो भी इतने डिटेल में. सो इट्स बीइंग अ चैलेंज फॉर मी ऑल्सो टू टू टीच ऑल दिस टॉपिक्स टू यू, बिकॉज हम इसमें अगर डेप्थ में जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत डीप है. मतलब इसमें हम डेप्थ में कवर कर ही नहीं सकते इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए. तो वी नीड टू थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर लॉजिक कि हमें इसको किस तरह से मोस्ट इफिशिएंटली कवर करना है. तो द लॉजिक दैट आई हैव मेड, इफ़ यू एग्री यू कैन टेल कि कमेंट में मैसेज कर सकते हो कि लॉजिक आपको कैसा लगा. आई होप मैक्सिमम्स के एग्ज़ाम्स आने ही वाले होंगे या कल होंगे. तो द लॉजिक आई कवर्ड इज़ दैट कि आई हैव मेड अ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट इस सब्जेक्ट की, जो आप देख सकते हो इसमें क्वेश्चंस आंसर्स. इस क्वेश्चन के साथ आंसर भी है, किस तरह से लिखना है एग्ज़ाम में, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन्ड है. यू कैन रीड दिस. और मोस्ट प्रोबेबली इस 13 पेजेस में से आपके सवाल आने वाले एग्ज़ाम में. यू विल गेट द क्वेश्चंस विद दिस 13 पेजेस ओनली. यू कैन सी दिस 13 पेजेस लाइक इन माई टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन. So for exam purpose, you can just go through this PDF, and also will cover each and every topic according to the syllabus in this video series of financial management. So you need to be consistent. For them who are from management background, this is not a in-depth video because it's only for CSBA students who are doing just like overview of things. Will just overview things, will not go as much as depth to it. But if you want to go in depth, I will like attach basically resources if you want to read in depth of each and every topic. You can see in the in-depth notes. Okay, so let's start with first financial management. What are the goals of the firms and financial environment. Okay, these are the things. These are also एक क्वेश्चन तो इसमें आएगा एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. वन क्वेश्चन लाइक एक A and B करके. सो फ्रॉम दिस यूनिट. सो बेसिकली व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो द कॉन्सेप्ट इज दैट you can read go through the lines when writing in exam. So we'll completely focus on exam thing. We don't need to go in depth of each and every thing because that will be 20 to 30 hours video or a series. Financial management, what is it? So financial management basically क्या है, is a specialized function. It's not a different thing, it's a specialized function of management. आपने सुना होगा कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, तो मैनेजमेंट की पढ़ाई एक सबसेट है, सुपर सेट है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका एक सबसेट है. इट्स अ सबसेट. ओके, सो इट्स अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन दैट डील्स विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स. इट्स अ टिपिकल डेफिनेशन. हाँ, सो इफ कोई डेफिनेशन किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपको बस याद करना है, डेफिनेशन है. कोई पूछे क्या होता है तो आपको यू नीड टू आंसर दिस ओनली. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मीन्स गेटिंग मनी, effective utilization of funds, spending money, and achieve goals and organizations. These are the three things: procurement of funds, effective utilization of fund, and achieving the goal and organization. These are the three things we need to study on financial management. These are also known as three pillars of financial management or the objective of financial management. Okay, so इसको elaborate कैसे कर सकते हैं? Think about financial management as a balancing weight. कुछ इस टाइप का. मैं बहुत गंदा डायग्राम बनाऊंगा पर आप सबको समझ में आ जाना चाहिए. लाइक अ बैलेंसिंग वेट. वन साइड यू हैव सोर्सेज, मनी, शेयर, लोन्स, अदर एक्सेट्रा थिंग, जो आपके पास मनी सोर्सेज वगैरह है. और अदर साइड यू हैव एप्लीकेशन ऑफ मनी, मशीनरी, सैलरीज, रेंट्स, ये जो भी चीज़ें. और आपको इसको बैलेंस करके चलना है ताकि आपके वही अगेन आपके गोल्स अचीव हो सके, रिसोर्स यूटिलाइज हो सके और आपके पास पैसे आए. मतलब यही सारी चीज़ें हैं कुल मिला के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में.
सो दिस इज़ द थिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक व्हाट इज़ द गोल ऑफ अ फर्म. फर्म मीन्स कंपनी, हाँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. फर्म मीन्स कंपनी. तो कंपनी के दो ही गोल्स होते हैं मेनली. पुराने ज़माने में था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और अब है मॉडर्न अप्रोच है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. दो चीज़ें होती हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इट अप्रोचेस अज्यूम्स दैट द मेन एम ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म. मतलब कम समय में हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट को केटर करना या टारगेट करना. तो लॉजिक क्या है? इफ डिसीजन इंक्रीज प्रॉफिट डू इट. दिस इज अ सिंपल लॉजिक. इफ इट डिक्रीज प्रॉफिट डोंट डू इट. दिस इज द सिंपल फंडा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें सिखाता है कि अगर हमें कोई डिसीजन से हमें तुरंत प्रॉफिट हो रहा है देन डू इट, और हमें लॉस हो रहा है तो मत करो. सिंपल. वाई इट इज़ क्रिटिसाइज्ड? बिकॉज इट इज़ वेग. कोई प्रॉपर कंटेक्स्ट नहीं है कि द टर्म प्रॉफिट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. प्रॉफिट इन द सेंस कैसी प्रॉफिट? इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. किसी इस प्रॉफिट का मीनिंग जो है अच्छे से डिफाइंड नहीं है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में. और इग्नोर्स टाइम. मतलब अगर ये बोलता है कि जैसे तुम फॉर एग्जांपल आज है, आज को मैं बोलता हूँ डे 1 है और कल है डे 2, और आज आपको 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और चलो डे 2 नहीं डे 200 बोल देता हूँ, डे 200 में भी आपको 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है. तो ये अच्छी बात है या ख़राब बात है? इसके हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से ये अच्छी बात है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है. पर ये देखो ना आपका जो डे 1 का प्रॉफिट है और जो डे 2 का प्रॉफिट है दोनों सेम है. तो क्या टाइम की वैल्यू नहीं है? इतने टाइम हो गया आपको और आपका प्रॉफिट अभी भी सेम है. दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. दैट इज़ नॉट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. दैट इज़ अ बैड थिंग बिकॉज इग्नोर्स टाइम वैल्यू. बिकॉज टाइम की वैल्यू होती है. इट अज्यूम्स दैट 100 रुपीज़ अर्न टुडे इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ अर्न नेक्स्ट ईयर, विच इज़ फॉल्स. ये ऐसा नहीं होता. आज के 100 रुपीज़ की वैल्यू कल के आने वाले अगले साल के 100 रुपीज़ की वैल्यू से कम होगी. पैसे बढ़ रहे. इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन. द थर्ड इज इग्नोर्स रिस्क. इसमें रिस्क भी नहीं बताएगा कि इफ प्रॉफिट डू इट बट व्हाट अबाउट रिस्क. रिस्क में क्या करेंगे फिर? तो ये 3 चीज़ों के चलते इग्नोर्स वेग, इग्नोर्स टाइम, इग्नोर्स रिस्क, इसकी वजह से इसे हम यूज़ नहीं करते अक्सर. पर कई जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, वो अभी भी इसे यूज़ करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो अब हम क्या यूज़ करते हैं? तो अभी हम यूज़ करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. दैट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच. Wealth maximization is a universal accepted goal finance management. It focus on maximizing the market value of the company shares. इसके हिसाब से अपनी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ाओ, ना कि प्रॉफिट के पीछे भागो. The logic says that decisions should be taken increase the net present value of the shareholders wealth. जो भी शेयर होल्डर्स है उनके नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ाने की बात करते हैं. बेसिकली स्टॉक्स की बात कर रहे हैं. ये क्यों अच्छा है? इट कंसिडर्स टाइमली रिटर्निंग. एक कैश फ्लो ज़्यादा है अकाउंट प्रॉफिट से. फॉर एग्जांपल आपके पास जो कंपनी है, एक कंपनी के शेयर्स की वैल्यू आज 100 रुपये है, कल 120 हो जाएंगी. तो ये अच्छा प्रॉफिट है. 1 साल बाद ये 200 हो सकती है. तो ये प्रॉफिट मार्केट के साथ बढ़ रहा है. ऐसा नहीं है आपका स्टैगनेंट है, ये बढ़ रहा है हर टाइम, कॉन्स्टेंट नहीं है. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द मार्केट. दिस इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो कि मॉडर्न अप्रोच है. ये रिस्क अनसर्टिनिटी को भी अकाउंट करता है, अनसर्टिनिटी को, और लॉन्ग टर्म में भी ये सपोर्ट करता है शॉर्ट टर्म स्पाइक्स ऑफ अर्निंग. फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट क्विकली एक प्रॉफिट कमाता है $10,000 या रुपीज़ का, बट डिस्ट्रॉय कर देता है कंपनी की रेपुटेशन. मतलब आपको एक बार में 10,000 के मिल जाएगा प्रॉफिट में, पर आपकी कंपनी की रेपुटेशन चली जाएगी. तो अब लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे नहीं. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डू इट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलेगा कि ये कर लो, 10 के अच्छा प्रॉफिट कर लो. बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलेगा नहीं, मत करो, बिकॉज इससे कंपनी की रेपुटेशन डैमेज हो रही है और अपनी शेयर प्राइस की जो शेयर का जो प्राइस है वो इवेंचुअली डाउन हो जाएगा. लॉन्ग टर्म में वो डाउन हो जाएगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. दीज आर द 2 थिंग्स जो हमें पढ़नी थी. तो हमारा गोल्स ऑफ द फर्म यही था. नेक्स्ट इज फाइनेंस इन्वायरमेंट्स. व्हाट आर इट? तो फाइनेंस इन्वायरमेंट्स को समझते हैं हम. बिजनेस डज नॉट ऑपरेट्स इन वैक्यूम. इट ऑपरेट्स इन फाइनेंशियल सिस्टम दैट शुड स्ट्रक्चर. मतलब बेसिकली क्या है, जैसे अगर मैं आज एक बिज़नेस करना चाहूँ और मैं ये सोचूं कि मैं इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज, और कल मुझे या एक वीक में मुझे 7 डेज़ बोल दो, 7 डेज़ में मुझे इसका 150
बनाना है। क्या ये पॉसिबल है? कोई बोलेंगे हाँ पॉसिबल है, कोई बोलेंगे चांसेस नहीं, मे बी पॉसिबल है। बट क्या मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि पॉसिबल है? नहीं ले सकता। तो बिजनेस को हम एक वैक्यूम में रह के सिर्फ अपने खुद से मान के ये काम कर जाएगा, या चलो 100 रुपये का मेरे को बोलता हूँ 15,000 हो जाए एक दिन में, क्या ये पॉसिबल है? ये मैं एक वैक्यूम में रह के नहीं सोच सकता। ये कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो कौन कौन से फैक्टर्स है? पहला फैक्टर है फाइनेंस मार्केट, व्हाट इज वेयर ट्रेडिंग हैपेंस, जिसको बोलते हैं फाइनेंस मार्केट। दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और तीसरा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। थ्री थिंग्स, दीज आर द थ्री थिंग्स जो फाइनेंशियल सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। फाइनेंशियल इन्वायरमेंट्स उसे हम बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट होता है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स लेस देन 1 year are called money market. For example, it provides liquidity like treasury bills, commercial papers, etc. ये सारे मनी मार्केट में आते हैं। कैपिटल मार्केट, द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, एक से ज़्यादा ईयर के जो होते हैं। इट सपोर्ट्स ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, शेयर्स, बॉन्ड मार्केट। सो देखो, अभी आई होप ये उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले भी कुछ हमें चीज़ें पढ़नी होती है, कुछ बेसिक्स पढ़ने होते हैं। बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये 3 पॉइंट ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें डेप्थ में जाएंगे तब आपको क्लियर होगा कि बेसिकली मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, देयर ऑल, ऐसे 5 तरह के फाइनेंस मार्केट्स होते हैं। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट मार्केट, मल्टीपल चीज़ें होती है, पर हमें वो सब नहीं पढ़ना। फिर इनके बीच के रिलेशंस क्या क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट कैसे डेवलप होता है, मार्केट होता क्या है, ये सब चीज़ें हमें नहीं पढ़ना अभी इसमें स्पेसिफिकली। अब क्या इसने टॉपिक में लिख दिया है कि फाइनेंशियल इन्वायरमेंट पढ़ो, पर इन्वायरमेंट के अंदर भी फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है। मार्केट भी अपने आप में, मार्केट भी अपने आप में 5 पॉइंट्स का है कि 5 तरह के मार्केट्स होते हैं। मार्केट कितने तरह के होते हैं, मार्केट का क्या रिलेशन होता है, तो ये सब चीज़ें में नहीं पढ़ना। हमें एग्जाम से स्टिक रह के पढ़ाई करनी है। वी डोंट नीड टू डू अ PhD ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर उसे करना है तो गलत वीडियो में। ठीक है, तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, आई होप यू अंडरस्टैंड, जिसमें 1 साल से कम का समय हो, मनी मार्केट हो। शॉर्ट टर्म फंड्स इन्वेस्ट करना चाह रहा हो मार्केट में तो मनी मार्केट होगा। और कैपिटल मार्केट इज मोर देन 1 year एंड मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। ओके, तो इट सपोर्ट्स ग्रोथ, इट सपोर्ट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स 1 साल कम का आपके फंड्स है तो आप कभी उसको अपने पैसे में कन्वर्ट करा सकते हो। मतलब जैसे आपने बैंक में पैसे दिए, 1 साल का कम आपका मार्केट कट है, तो आप क्या कर सकते हो, तुरंत उसे कैश में आप कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। एंड अगर आपका 1 साल से ज़्यादा आपने उसको, मतलब टर्म कंडीशन है आपके 1 साल से ज़्यादा रखने की, तो कैपिटल मार्केट में हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फॉर ग्रोथ। वो आपको ग्रोथ देगा प्लस इन्वेस्टमेंट आपको देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने FD सुना होगा, FD इसका एग्जाम्पल है। स्टॉक्स, बॉन्ड मार्केट, दीज आर द एग्जाम्पल्स। सेकेंड इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। So these are the organization that mobilizing saving from public and lend the businesses. For example, banking institutions. Banking basically वही commercial banks, HDFC वगैरह, ये क्या करती है, ये सेविंग्स जो होती है पब्लिक की, उसको बिजनेसेस को लेंड करती है, उसको देती है, और उसमें जो टैक्सेस आती है वो टैक्सेस आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो बेसिकली इट्स अ कैश फ्लो थिंग, कि पैसे हम यूजर्स से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कस्टमर है, कस्टमर ने कुछ फंड दिया 1 साल के लिए, 1 year के लिए फंड उसने बैंक को दिया, मान लो ये बैंक है। अब बैंक के पास और फंड में मान लो 10 लाख रुपीज़ दिए, तो बैंक ने 10 लाख रुपीज़ को किसी बिजनेस को दे दिया। बिजनेस का नाम मान लो V है, और बिजनेस को दे दिया। बिजनेस को किस इंटरेस्ट पे दिया होगा, फॉर एग्जांपल 10% इंटरेस्ट पे दिया। तो अब इस 10 लाख के हिसाब से 10% इंटरेस्ट इसको पे करेगा, तो यानी कि 10 लाख विथ 10% इंटरेस्ट इसको बैंक को ये बिजनेसमैन देगा। ठीक है, जो भी बिजनेसमैन देगा। और बिजनेसमैन जैसे ही बैंक को इतने पैसे दिए, बैंक ने क्या किया, इसको इंटरेस्ट के रूप में, अब जो बहुत सारा अमाउंट बैंक देता है उसके हिसाब से उसको बहुत सारा इंटरेस्ट मिलता है, तो अपने सारे चीज़ें कट वट के, सर्विस कॉस्ट वगैरह काट वाट के यूज़र को फिर वो रिटर्न प्रोड्यूस करता है, और फिर उसमें यूज़र खुश हो जाता है। बैंक भी खुश, यूज़र भी खुश, ये भी खुश, इसको पैसे चाहिए थे, ये भी खुश। अब वही किसी बैंक ने, किसी बिजनेस ने पैसे लिए, कुछ रिटर्न नहीं किया, तो दैट इज़ कॉल्ड बैंक, मतलब उसमें बैंक को दिक्कत होती है। पैसे तो ले लिए पर रिटर्न, पैसे भी नहीं किए और इंटरेस्ट भी रिटर्न नहीं किया, तो बैंक को लॉस होगा। दैट इज़ कॉल्ड बैंक अपना बैंकरप्ट हो गया। दैट इज़ द कंडीशन। तो इट्स नॉट अबाउट द टॉपिक, बैंकरप्सी नहीं चल रहा अभी, पर मैं एक जनरल कंडीशन बता रहा हूँ समझने के लिए कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती है, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड्स होती है, पेंशन फंड्स होती है। ये भी अपनी फाइनेंस इन्वायरमेंट में काम करता है।
फिर देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, पेपर ट्रेडर्स, जैसे शेयर इक्विटी, ओनरशिप, किसी चीज़ की ओनरशिप लेना, डेबिट कैपिटल्स, डेरिवेटिव्स लाइक कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें होती है फाइनेंस में। तो हमें मेनली 3 चीज़ें पढ़नी है, मैंने आपको बता दिया इन 3 चीज़ों का, और इन डेप्थ चीज़ें एग्जाम में आएंगे तो आपको ये 3 चीज़ें लिखनी है एक्सप्लेन करते हुए। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ मनी, सॉरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितनी ज़रूरी है। अ टाइम मनी इज हैज़ अ टाइम वैल्यू। अ रुपी रिसीव्ड टुडे इज मोर वैल्यूएबल अ रुपी रिसीव्ड a year from now, because you can invest the money today and invest on it, मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट, यू कैन अर्न अ इंटरेस्ट ऑन इट बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या है हर्ष, ये सेंटेंस क्या बोलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आज 10,000 रुपीज़ है, आपके पास आज 10,000 रुपीज़ है, आपने इसको इन्वेस्ट किया, एक साल बाद ये 10,000 आपको 15,000, इन सपोज 15,000 मिले, तो ये 10,000 से 15,000 कैसे हुआ। 10,000 आपका जो अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट उसे हम बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000, 5,000 आपको इंटरेस्ट मिला इस पे एक साल पे। तो अभी ये इंटरेस्ट क्या होता है इसे हम पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का वही चीज़ें। तो ये जो इंटरेस्ट मिला 5,000 आपको, इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आपका पैसा ग्रो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट विद अ गिवन टाइम फ्रेम, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमें इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट 5,000 अभी यहाँ मिला, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, तो इंटरेस्ट समझते हैं। इंटरेस्ट में हमें पढ़ना है सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट क्या है, दिस इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ओनली बाय ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट रिमेन्स द सेम एवरी सिंगल ईयर। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, दिस इज अ फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। यू हैव इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज़ एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो पहले साल में आपका 10,000 रहेगा, 1,000 इंटरेस्ट हुई, 10% 1,000 का, 10,000 का 1,000, फिर 1,000 1,000, 3 साल के बाद आपका 13,000 इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 13,000 आपका इंटरेस्ट अमाउंट नहीं, टोटल अमाउंट हो जाएगा, मतलब 10,000 आपने जो लगाए थे और 3,000 आपने 3 साल में कमा लिए। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल इंटरेस्ट सबको बहुत ही सिंपल ऐसा नाम सजेस्ट करता है, सिंपल इंटरेस्ट। द सेकेंड थिंग इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल है, बेसिकली इसमें आपको ये याद रखना है, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, द इंटरेस्ट अर्न्ड इन द फर्स्ट ईयर इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड नेक्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द न्यू ऑफ हायर अमाउंट। बेसिकली क्या है, पहले इसका फॉर्मूला देख लो आप, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम, कुछ इस टाइप में, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम। सुना होगा आपने ये फॉर्मूला, बचपन में पढ़ा होगा। तो जैसे आपने सेम कंडीशन में 10,000 रुपीज़ 10% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए लगाए, फर्स्ट ईयर में आपका बैलेंस हो जाएगा 11,000 रुपीज़, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का भी था, फर्स्ट ईयर में 11,000। सेकेंड ईयर में इस 11,000 का 10% लगेगा आपको, तो आपका बैलेंस हो जाएगा 12,100, इसका 10% निकालोगे। और थर्ड ईयर में आपको 12,100 पे 10% लगेगा, जो कि आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा न्यू बैलेंस 13,310 रुपीज़, 13,310 रुपीज़। और यहाँ आपका कितना हो रहा था 13,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या वैल्यू है, 310 रुपये ज़्यादा कमा रहे हो आप। बट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की असली पावर समझोगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म में टाइम अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, आप ये देखो फार्मूला देखो, आप फार्मूला में देखो टाइम एक्सपोनेंशियल में है। डू यू नो व्हाट इज दिस मीन, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको पता है मैथमेटिकली क्या होता है, ऐसा मतलब आपको कुछ टाइम तक लगेगा कि ग्रोथ नॉर्मल सी तो है, देखो आप कुछ टाइम पे देखो 3 साल में आपको लग रहा है कि 13,000 से 310 रुपये से ज़्यादा कमाए, पर वही आप इसको 10 साल करके देखो और देखो अमाउंट कितना आता है। ये आपका होमवर्क रहेगा, करके देखना कितने का डिफरेंस आता है। सिंपल इंटरेस्ट का 10 साल 3 नहीं 10 के अराउंड, और इसका 10 के अराउंड करके देखो और बताना डिफरेंस कितना आता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल मूव कर रहा है। 10 साल में इसकी ग्रोथ 2x से भी ज़्यादा होगी, 5x से भी ज़्यादा होगी आई थिंक। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। You can notice that you can give a 310 rupees more than simple interest. This is a power when you can get the extra money because of your interest. This is compound interest. अब compound interest भी उसके बारे में पढ़ लेते, compound interest. Okay.
सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ लिया, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट के भी एक सब टॉपिक है वो देखता हूँ। फिर एमोटाइजेशन, कंपाउंडिंग मोर देन अ ईयर, एंड ये इसी की बात कर रहा था मैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंडिंग मोर देन 1 ईयर। वो क्या होता है? कंपाउंडिंग मोर देन 1 ईयर भी होता है, मतलब अभी तो हमने देखा था कि 3 साल का, 1 साल का, पर चाहते हैं नहीं मेरे को 6 महीने का ही या 5 महीने का ही कंपाउंडिंग करना है, वो भी होता है। तो बैंक्स ऑफन कैलकुलेट इंटरेस्ट every 6 months semi-annually or every 3 months quarterly. This changes the calculation. अगर बैंक्स करना चाहे 6 महीने के लिए भी या 3 महीने के लिए भी, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। इट्स नॉट कि आप यही वाला फार्मूला यूज़ करोगे, समझ रहे हो? ये फार्मूला सिर्फ तभी होगा जब हमारा 1 साल से ज़्यादा होगा, तब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। पर अगर उससे कम होगा तो वी नीड टू एडजस्ट, द रूल होता है वी नीड टू एडजस्ट द रेट, डिवाइड द एनुअल रेट बाय द फ्रीक्वेंसी और एडजस्ट द टाइम, मल्टीप्लाई। ये तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ, पर मैं समझाता हूँ फार्मूला क्या है। अगर ऐसा रहता है तो आपको सेमी एनुअली के लिए, यानी कि ट्वाइस अ ईयर, यानी कि 6 महीने के लिए आपको क्या करना है, 1 प्लस रेट बाई 2 इंटू टाइम का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और 4 टाइम्स अ ईयर, यानी कि क्वार्टरली के लिए 1 प्लस रेट बाई 4 इंटू टाइम रेज टू द पावर 4। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, मतलब ये फार्मूला बेस्ड है। आप जो क्वेश्चन आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे या कंपाउंडिंग मोर देन ईयर क्वेश्चन में मेंशनड है और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है बस। ये सारी चीज़ें कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला याद रख लेना, इसमें से आपको यही याद रखना है बस। एक सिंपल इंटरेस्ट कोई पूछता नहीं, पर पूछ सकता है तो रख लेना याद। इसमें और क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है, इन्वायरमेंट्स याद रख लेना है, ये तीन तरह के होते हैं। और गोल्स याद रख लेने हैं कि 2 तरह के गोल्स होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।